जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आपको बता दें जो आपका बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा टेट टेट जो है दोस्तों, इसमें भी प्रश्न आपके ईवीएस से पूछे जाते हैं। इन सब परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के उत्तर सही हो पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम इस पहले प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि पहला प्रश्न क्या पूछना चाहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ दोस्तों एक गांव के घर की विशेषता दिया गया है, तो यह कहाँ का हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला जो विशेषता दी गई है कि घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है। घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। छतें ढलान के साथ साथ बनाई गई हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य का हिस्सा है। यह पूछा जा रहा है कि किस राज्य का यह गांव जो है किस राज्य का हिस्सा हो सकता है। अगर यहाँ पे जो घर हैं मजबूत बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं और घर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो लकड़ी का बना होता है, और घर जो होता है वो जमीन से लगभग 3 मीटर से लेकर 3.5 मीटर ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, और जो छतें होती हैं वो ढालू बनाई जाती हैं। ठीक है, और इस गांव में वर्षा जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यह गांव किस राज्य का हो सकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या असम। तो यह गांव दोस्तों कहाँ का हिस्सा हो सकता है। असम राज्य का। तो असम के राज्य की जो विशेषता है उसको आप सुन लीजिए दोस्तों एक बार, कि घर जो होते हैं मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं, क्योंकि बांस अपनी मजबूत संरचना के साथ साथ सबसे अधिक उपलब्ध साधन है। क्योंकि बांस जो होता है दोस्तों वहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है, सुलभ साधन होता है, और इसकी जो संरचना होती है वो मजबूत होती है। इस कारण से बांस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है। घर के अंदर लकड़ी का बना होता है जिसे बांस के आधार पे रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बनाया जाता है। उसको किस पे टिकाया जाता है। बांस के जो खंभे होते हैं उसी के ऊपर उसको रखा जाता है। ठीक है, और भारी वर्षा क्षेत्र है इसलिए उसकी जो छतें होती हैं उसको ढालू बनाया जाता है। तो दोस्तों ये असम की विशेषताएं हो गई। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। इसके अलावा आप कुछ और घरों की विशेषताएं आप सुन लीजिए। जैसे लद्दाख है। लद्दाख में जो घर बने होते हैं दोस्तों वो मकान लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं और बर्फ से ढकी होती हैं। लद्दाख के घरों की विशेषताएं होती हैं लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढलान वाली होती हैं और बर्फ से ढके होते हैं। और आप जान लीजिए कि मनाली जो है वहाँ पे जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन बांस के खंभों का प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको मेरा वीडियो या कह सकते हैं क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाली ऊर्जा स्थानांतरण का प्रतिशत कितना होता है। 20%, 30%, 10% या 5%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होने वाले ऊर्जा प्रवाह का प्रतिशत कितना होता है। तो जानिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा क्या करता है 10% नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो 10% ही जाती है। ठीक है, 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होती है। बाकी जो बचा खुचा होता है सब वातावरण में ही
खत्म हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। कहने का मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सिर्फ 10% नियम का पालन करता है, और यह नियम कहता है कि केवल 10% जो ऊर्जा होती है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे जाती है, ठीक है। अब बाकी जो होता है सब वातावरण में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे क्या दोस्तों, आगे जानिएगा कि जो ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा। इस नियम को लिंडमैन के द्वारा यह नियम दिया गया था। और कभी कभी पूछ लेता है कि सन कौन सा था, किस सन में दिया गया था, तो आप उसको भी जान लीजिए कि 1942 में लिंडमैन के द्वारा यह नियम दिया गया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम का जो श्रेय है वो लिंडमैन को जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह स्पष्ट रूप से, और आपको एक चीज और जान लीजिए कि जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है ऊर्जा, उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा कैसा होता है, एक दिशी होता है। कैसा होता है, एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहने का मतलब है कि एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और एक इसका पालन करता है 10% जो नियम है इसका पालन करता है। और इस नियम को देने वाले कौन है, लिंडमैन है, जो कि 1942 ईस्वी में इसको दिए थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इत्यादि एग्जाम, जो आपके एग्जाम अभी प्रेजेंट में होने वाले हैं, चाहे आपका बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट हो, हरियाणा टेट हो, सबके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कहा जा रहा है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि हमारे देश के, हमारा ही देश है जिसमें कुछ लोग जहाँ रहते हैं तिकोने टेंट को, टेंट बना के उसको क्या कहा जाता है, उसको रेबो कहते हैं, और जहाँ जानवर को रखते हैं उसको लेखा कहा जाता है। तो ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर या लेह और लद्दाख। दोस्तों आप जान लीजिए कि कहाँ के लोग जो हैं जो तिकोने टेंट बना के रहते हैं उसको रेबो कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, लेह और लद्दाख के लोग जो हैं जहाँ पे तिकोने टेंट बना के रहते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, रेबो कहते हैं, और जानवरों के रखने के स्थान को लेखा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये किसके लिए है दोस्तों, चांगपा जो है लद्दाख में पाई जाने वाली एक जनजाति है। कौन है, जनजाति है। चांगपा जनजाति जो है वो लद्दाख में पाई जाती है, और चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग ही इसमें रहते हैं। वे बकरियों के माध्यम से प्रसिद्ध जो पश्मीना शाल होती है उसका भी उत्पादन करते हैं, और चांगपा अपने घोड़े और याक पर अपना सब कुछ ले जाते हैं। घोड़ा और याक का यूज करके ही वे अपने कहीं पे भी कोई चीजें ले जा सकते हैं। इन बकरियों और भेड़ों के माध्यम से ही वे खाने के लिए मांस, पहनने के लिए ऊन और तंबू के लिए खाल प्राप्त करते हैं। चांगपा अपने बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो जाएं। वे रेबो नामक एक बड़े शंकु आकार के तंबू में रहते हैं। दोस्तों ये चांगपा जनजाति जो होती है उन्हीं की विशेषताएं है कि चांगपा चांगपा जो जनजाति है दोस्तों, चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है, और इन्हीं के लोग जो होते हैं जहाँ रहते हैं तिकोने टेंट बना को उसी को रेबो कहा जाता है, और अपने जानवरों के लिए जो स्थान चूज करते हैं जहाँ पे रखते हैं उसे क्या कहते हैं, लेखा कहा जाता है। दोस्तों कभी पूछ लेता है जो चांगपा जनजाति है कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा चांगपा जनजाति जो है वो लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और अच्छे प्रश्न है दोस्तों। यदि हम पक्षियों का देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों आप भी देखते होंगे कि अक्सर जो पक्षी होता है पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा होता है या कहीं बैठा होता है तो अक्सर अपनी गर्दन को आगे पीछे करता रहता है या बहुत ज्यादा हिलाता रहता है। कारण क्या है, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है दोस्तों, अगर नहीं सोचा है तो चलिए इस प्रश्न में उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, ठीक है। उसके कान ढके हुए होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की 2 आंखें होती हैं,
उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकते। दोस्तों, उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, इसका तो कोई सेंस नहीं हुआ। कान ढके होते हैं तो अपनी गर्दन को बार बार हिलाएंगे। या पक्षियों के दो आंखें हैं तो फिर दो आंखें, दोस्तों हर एक पक्षी के पास दो आंखें होती हैं, ठीक है। इसका तो कोई मतलब है नहीं कि आंखें हैं तो गर्दन ही हिलाएगा, ठीक है। अधिकांश पक्षियों की जो आंखें होती हैं वे स्थिर होती हैं, कहने का मतलब है वे हिल नहीं सकती हैं, एक ही स्थान पर टिकी रहती हैं। इस कारण वे चीजों को इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन का सहारा लेता है, इसलिए वे अपनी गर्दन को बार बार हिलाता रहता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और सभी प्रश्न ईवीएस के महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरी क्लास देखिएगा, क्लास को दोस्तों मिस मत करिएगा। आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो बिहार के लोगों के लिए जो मधुमक्खी पालन करने का जो व्यवसाय दोस्तों, बिहार के लोग मधुमक्खी पालन उनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। तो इसके लिए जो उपयुक्त समय माना गया है वो कौन सा उपयुक्त समय होता है? तो जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, या जुलाई से सितंबर, या अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है दोस्तों क्या होता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ जो होता है सबसे उपयुक्त होता है। कारण जान लीजिए क्यों उपयुक्त माना गया। क्योंकि दोस्तों मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें रानी मधुमक्खी होती है और कुछ श्रमिक होती हैं और कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो जो अंडा देने का काम होता है वो किसका होता है? वो रानी मधुमक्खी का अंडा देने का काम होता है। और अंडा देने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो मंथ है दोस्तों वो सबसे उपयुक्त माना गया है। इसलिए इसी समय को मधुमक्खी पालन करने का या मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सबसे श्रेष्ठ समय इसी को माना गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं और वे वस्तुओं को देख सकते हैं, ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं दोस्तों उनको आपको पता है कि उनको रात्रिचर प्राणी या रात्रिचर जानवर बोलते हैं। तो ऐसे जानवर जो होते हैं हर एक वस्तु को या चीजों को किस कलर में या किस रूप में देखते हैं? तो सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंग में, केवल हरे रंग में, या केवल लाल रंग में। तो ऐसे जानवर जो रात्रिचर होते हैं, रात में जागते हैं, वे हर एक चीज को केवल काले और सफेद रंग में ही उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। तो दोस्तों उल्लू हुआ, उल्लू क्या होता है? एक प्रकार का रात्रिचर होता है, ठीक है। और एक आपको बता दें कि रेगिस्तानी घड़ियाल होता है, कह सकते हैं कि वो भी क्या होता है? रात्रिचर ही होता है, वो भी रात में वस्तुओं को या चीजों को काले और सफेद रंग में देखता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। ईवीएस की तैयारी हो जा रही है दोस्तों आपकी, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं सीटेट के लिए और बीपीएससी के लिए, इसके अलावा हरियाणा टेट के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमारे या हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? कौवे, चील, कोकिला, बाज, कबूतर, तोते, चील, बाज, गिद्ध, कबूतर, कौवे, मोर। तो जो चीजें हम देख सकते हैं, कुछ पक्षी जो होते हैं हमसे 4 गुना अधिक चीजों को देख सकते हैं, तो कौन से होते हैं? चील होता है, बाज और गिद्ध जो होते हैं हमसे चीजों को 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा, क्या पूछ रहा है? करा है कि एस्किमो अपने घर अर्थात इग्लो को बर्फ से बनाता है, इसका कारण क्या है? एस्किमो जो होती है दोस्तों ये क्या करते हैं? अपने घर का यानी इग्लो जो होता है उसका निर्माण बर्फ से करते हैं। कारण क्या है दोस्तों? आप पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले कारण जानिएगा। कारण ये है कि बर्फ के दीवारों के बीच की जो हवा है वो अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोके रहती या रोकती है। इस कारण से बर्फ यानी जो एस्किमो होते हैं अपने घर का निर्माण किससे करते हैं? बर्फ से करते हैं। उस जो बर्फ होता है बर्फ को उष्मा का अच्छा कुचालक माना जाता है और उसी में फंसा लेता है उष्मा को। इस कारण दोस्तों बर्फ से घर बनाते हैं। इग्लो मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? कनाडा में पाए जाने वाले एक अस्थायी शीतकालीन घर होता है। इग्लो जो होता है क्या होता है दोस्तों? कनाडा में पाए जाने वाला अस्थायी शीतकालीन घर होता है
और इसके अलावा आपको बता दें कि मनाली जो है, मनाली में इग्लो के का अनुभव आप कर सकते हैं। इग्लो इग्लो जो होता है, घर होता है बर्फ से बना, इसका अनुभव अगर आपको करना है तो आप जाइए मनाली में। मनाली कहाँ है दोस्तों? उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको जो एक घर है इग्लो जो है, इसका अनुभव आप वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होता है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच हवा अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो बर्फ की दीवारों के बीच बीच हवा अंदर की जो उष्मा होती है उसको बाहर आने से रोकता है। बर्फ क्या होता है? बर्फ जो होता है उष्मा का अच्छा कुचालक माना जाता है। इस कारण से बर्फ से वहां पे घर का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि बकुला भैंस कर क्यों बैठता है? बकुला जो होता है भैंस के पीठ पे, आप अक्सर देखे होंगे दोस्तों कि खेत पे भैंस चल रही होती है और उसके पीठ पे बकुला भी जा जा के उड़ के बैठता रहता है। कारण क्या है आपने जानने की कोशिश की दोस्तों? चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे उसका जवाब क्या होगा। बकुला भैंस पर क्यों बैठता है? बकुला मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ पे बैठता है। दोस्तों मनोरंजन करने के लिए भैंस के पीठ पे बैठेगा, ठीक है, वहां से उसको मनोरंजन हो जाए, क्योंकि भैंस उसको क्या करेगी? गाना सुनाएगी। ऐसा तो है नहीं। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि एक स्थान दूसरे स्थान पे अगर जाना होगा तो बकुला जो है खुद उड़ के चला जाएगा। ठीक है, बकुला भैंस को डराता है, बिल्कुल गलत बात है। बकुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध पाया था। सहजीवी संबंध में दोस्तों क्या होता है? दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ होता है। कहने का मतलब है कि जो बकुला होता है भैंस के पीठ पे कुछ परजीवी पाए जाते हैं, जिससे भैंस क्या होती है? हमेशा परेशान रहती है, उसको काटते रहते हैं, तो को भी उस कीड़ों से राहत मिल जाती है और जो बकुला होता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों आप भी देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है? दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि हमारे नेत्र के लिए और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी? तो दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन ए जो होता है वे विटामिन ऐसा विटामिन है जो कि हमारी त्वचा और आंखों दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और विटामिन ए की जो विशेषता होती है दोस्तों, विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा आपको बता दें अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो लोगों को रतौंधी की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और यह ऐसा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है। कभी पूछ लेता है ना कि कौन सा विटामिन ऐसा है इसमें से जो कि वसा में घुलनशील होता है, तो आप सुनिएगा कि ए, डी और ई और के जो विटामिन होते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं? आपके वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा बी और सी जो विटामिन होता है ये जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। ठीक है, या होता है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, या कौन सा पक्षी? इसमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि ऊंचाई पे सबसे पेड़ के सबसे ऊंचाई डाल पे अपने घोंसले का निर्माण जो है वो करता है? सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा या डब? दोस्तों एक पक्षी है जिसका नाम है कौवा। आप भी देखे होंगे कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? अपने घोंसले का निर्माण जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह जो है रक्त समूह ए वाली महिला से होता है तो सबसे पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की कितनी % संभावना है? 50%, 100%, 25 या 75%? तो दोस्तों एक पुरुष है, या कह सकते हैं कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह जो है किसी का ओ रक्त समूह है, ये क्या है? एक मेल है। ठीक है, और इसका विवाह ए रक्त समूह वाली फीमेल से हो जाता है तो इसके पहले बच्चे होने का रक्त समूह ओ होने की कितने % चांसेस हैं? ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर बच्चा है पहला बच्चा है तो उसके 50%
ओ होने की पूरी संभावना है। ठीक है। और रक्त समूह के जनक, देखिए दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि रक्त समूह जो है इसका जनक कौन है, मतलब रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो कार्ल लैंड स्टीनर जो है दोस्तों, लैंड स्टीनर स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। और रक्त का कौन कौन सा समूह बताया था, ए बी बी और ओ, ये चार रक्त समूह जो है वो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा बताए गए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा कि रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह रक्त समूह ए वाली महिला से हो जाता है तो उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, तो 50% चांसेस हैं। कितने हैं, 50%। चलो दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, या तो इसके थीम के बारे में पूछ लेते हैं या तो कुछ ना कुछ यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में चीजें हम बनाते और करते हैं, यह एक है, थीम है, उप थीम है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है। तो दोस्तों आप जानिएगा कि ईवीएस पाठ्यक्रम में चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं वो क्या है दोस्तों, एक प्रकार का थीम है। तो सबसे पहले आप सुनिएगा कि ईवीएस में क्या होती है, मुख्यतः कितनी थीम होती है, मुख्यतः 6 थीम होती है। ठीक है, और 6 थीमों का आप नाम सुनिएगा। पहला आपका होता है पानी, दूसरा होता है यात्रा, तीसरा है भोजन, चौथा होता है आवास या रहने के लिए जो जगह होती है वो होती है, और जो आपका चौथा है या कह सकते हैं कि सॉरी, चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप इसको सुनिएगा कि ईवीएस पाठ्यक्रम में चीजें जो हम बनाते या करते हैं वे क्या है, एक प्रकार का थीम है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और थीम जो होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। और आप जानिएगा, सुनिएगा पहले कौन कौन सी थीमें होती हैं। परिवार और मित्र पहली थीम है, दूसरा जो थीम है वो है पानी है, तीसरा है यात्रा है, चौथा है आपका भोजन है, पांचवा आवास है, छठवां है चीजें जो हम करते और जो बनाते हैं। ये सभी क्या होती हैं, थीम होती हैं। ठीक है, चीजें हम बनाते हैं और जो करते हैं वो क्या है, एक थीम है। तो और जो आपका परिवार और मित्र जो थीम है दोस्तों, उसके अंतर्गत 4 उप थीम होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रश्न के आगे जो नेक्स्ट प्रश्न है इसको देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे जो पूछा रहा है इसको सुनिएगा, कह रहा है कि प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे ब्रेल लिपि दोस्तों होता क्या, सबसे पहले आप सुनिएगा कि ब्रेल लिपि क्या होता है। ब्रेल पद्धति एक तरह की क्या है, ब्रेल एक लिपि होती है दोस्तों, ब्रेल एक लिपि होती है जिसमें विश्व भर में नेत्र बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ब्रेल एक मोटे कागज पर, अरे यार ये हमको पहले कह करिए